इसी प्रकार विषय हमारा टीकाकरण का है, वैक्सीनेशन का। 45 वर्ष से ऊपर के लगभग 39 लाख लोगों का प्रदेश में और टीकाकरण हो चुका है वैक्सीनेशन का। अब 18 से 45 वर्ष के जो लोग हैं, इनका जो 1 मई से शुरू किया गया वैक्सीनेशन, इसके लिए 3 लाख डोज हमको मिली हैं और ये 3 लाख में से लगभग 1.25 लाख लग चुकी हैं। अगले 2 दिन में 3 दिन में जैसे ही नेक्स्ट हमारे पास एक खेप और आएगी इंजेक्शन की, तो उसको भी हम चालू करेंगे। इसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उनको सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं। जिस सेंटर पर उसकी बारी आती है वहाँ जा कर के वो इंजेक्शन जो है वो लगवाता है। एक बात निर्णय हमने किया है, पहले तो 45 से ऊपर के सभी सरकार को फ्री मिलते थे केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन ये प्रदेश सरकारों को खरीदना पड़ता है 400 रुपये और 600 रुपये प्रति इंजेक्शन के हिसाब से। लेकिन हरियाणा प्रदेश ने ये तय किया है कि हम 18 से 45 साल के सभी आयु के जितने भी लोग हैं, उन सबको मुफ्त में अपने जो सेंटर्स हैं उनके ऊपर लगाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपनी ओर से 50% कोटा उनका तय किया गया है, वो जा कर के और ख़रीद के लाते हैं, वो पैसे से ही लगाते हैं। कुछ संस्थाएं भी इसमें लगाना चाह रही हैं, उनको भी CSR के माध्यम से वो इंजेक्शन ला करके और वो संस्थाएं वो लगा सकती हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो हमारे चैलेंज हैं, इन चैलेंज को ध्यान में रखते हुए हमने एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया है और बारीकी से अध्ययन करने के बाद जो नए चैलेंज आते हैं उसको हम तुरंत दूर करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न पैदा होता है कि समाज में बहुत तरह के लोग हैं, साधन संपन्न हैं, वो अपना इलाज खुद करा सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसकी भी व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत सी व्यवस्थाएं पहले बनाई हुई हैं। कुछ लोगों ने अपने इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस के पैकेज लिए हुए हैं, वो लोग तो इंश्योरेंस के माध्यम से करते हैं। सरकारी कर्मचारी, उनके सरकार के रेट्स फिक्स हैं, चाहे वो सरकारी में कराएं अथवा प्राइवेट कहीं डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं, तो जो रेट फिक्स हैं वो उनको मिलते हैं। जो गरीब आदमी हैं वो लोग हमारी जो सरकारी अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ आकर के इलाज कराते हैं, लेकिन वहाँ संख्या जो बेड्स की वो सीमित होने के कारण से फिर हम प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स हैं, जो 42 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उनमें रेफ़र करते हैं। रेफ़र किए हुए ऐसे सब पेशेंट्स का जो खर्च है उसके रेट्स आयुष्मान भारत, ये रेट्स अलग से तय किए हुए हैं। अस्पतालों को वो रेट्स गवर्नमेंट की ओर से दिए जाते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो शायद अस्पताल तक नहीं पहुंच सकता है, सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो ऐसा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के बाद उसको उसकी कई बार जानकारी नहीं होती, कई बार समय का अभाव होता है, कई बार उसकी मजबूरी होती है, तो वो लोग वहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, मनमाने रेट उनको प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं। इसके लिए भी सरकार ने और रेट ये घोषित किए हैं। ये रेट 8,000 रुपये से लेकर के और 18,000 रुपये तक रेट प्रतिदिन प्रति बेड का ये तय किया हुआ है। जो आइसोलेशन बेड्स यानी ऑक्सीजन बेड्स हैं और नॉन नाभ हॉस्पिटल हैं, यानी नाभ एक्रेडिटेड होते हैं और नॉन नाभ होते हैं, तो जो नॉन नाभ हैं उनका रेट 8,000 रुपये ऑक्सीजन बेड का है। आईसीयू का रेट उनका 13,000 रुपया है और वेंटिलेटर का 15,000 रुपया है। लेकिन जो नाभ के अस्पताल हैं उनके रेट फिक्स किए हैं 10,000 रुपया, 15,000 रुपया और 18,000 रुपया रिस्पेक्टिवली। एक मरीज का एक दिन का ये रेट है। क्योंकि अनाप शनाप रेट वो चार्ज करते थे, इसलिए ये रेट तय करने पड़े हैं। हालांकि मैं उन अस्पतालों को साधुवाद देता हूँ जो इससे भी कम रेट में और पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। हम अपील करते हैं ऐसे हॉस्पिटल्स को कि कम से कम पैसे चार्ज करके और ऐसे लोगों को इलाज किया जाए, खास करके गरीब लोगों का। फिर भी आज एक स्कीम हमने उसमें बनाई है कि जो BPL के लोग हैं, BPL कार्ड धारक हरियाणा के लोग जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के इलाज कराते हैं, उनके लिए एक पैकेज ये हमने आज बनाया है। और उस पैकेज के हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5,000 रुपया, मैक्सिमम 7 दिन के लिए ये 35,000 रुपये का एक पैकेज ये उनको मुफ्त में हम घोषणा कर रहे हैं, ताकि ये 35,000 रुपया जहाँ वो इलाज कराते हैं वहाँ अपने बिल में से 35,000 रुपया कम करा करके उनको दें, ताकि हम ये पैसा सीधा अस्पताल के खाते में RTGS करेंगे।
ताकि उनको ये 5,000 रुपये प्रति बेड का प्रतिदिन का ये राहत मिल सके, जो बीपीएल के लोग और अपना एडमिशन वहाँ कराते हैं। एक पैकेज ये है। दूसरा, जो अस्पताल हैं, इन अस्पतालों को निश्चित रेट किए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो हरियाणा का है चाहे बाहर का है, उन सबको इन रेट्स पर ही चार्ज करेंगे, इससे ज़्यादा रेट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो हरियाणा के लोग हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कर लें, इसके लिए एक इंसेंटिव उन अस्पतालों के लिए हम रखते हैं कि हरियाणा के लोग जितने इन प्राइवेट अस्पतालों में जो कोविड रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, ये जितने हरियाणा के लोगों को एडमिट करेंगे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1,000 रुपया एक बेड के हिसाब से, मैक्सिमम एक व्यक्ति के लिए 7 दिन, यानी मैक्सिमम 7,000 रुपया ये उन अस्पतालों को भी हम देंगे, ताकि हरियाणा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एडमिशन दें। इस प्रकार के 2 ये पैकेज ये आज हम घोषणा कर रहे हैं, जिसमें से हरियाणा के सब लोगों को भी लाभ मिलेगा और ख़ास करके जो बीपीएल के लोग हैं उनको भी 5,000 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन का मैक्सिमम 35,000 रुपया, और उनका ये लाभ इनको ये मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद या तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, या उनको बताया जाता है कि वो होम आइसोलेशन में रहें और घर पर ही अपना इलाज करें, या जो कोविड सेंटर्स में हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग घर पर रह करके जब इलाज करेंगे, उनका भी कोई दवाई का खर्च है, कहीं एक आध कंसल्टेशन डॉक्टर से उनको करनी पड़ती है, या कुछ छोटे एपरेटस खरीदने पड़ते हैं, किसी का ऑक्सीमीटर है, किसी का थर्मामीटर है, तो ऐसा वो खर्चा 2,000 से लेके और 8,000 तक कहीं भी आंका जा सकता है। कोई पेशेंट 2,000 रुपये भी खर्च कर सकता है, कोई पेशेंट 8,000 रुपये भी खर्च आता है, तो उसका भी ऑन एवरेज ऐसा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में रहकर इलाज करेगा उसको, और वो बीपीएल का होगा, तो उसको भी 5,000 रुपये की लमसम सहायता ये उस पेशेंट को भी दी जाएगी जो पॉजिटिव आता है, जिसका पॉजिटिव में रजिस्ट्रेशन है, उसको केवल अपना बीपीएल का कार्ड दिखाना है और 5,000 रुपये की सहायता उसके खाते में और ये सीधी भेजी जाएगी। ऑक्सीजन की जहाँ तक सप्लाई है, चंडीगढ़ में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, और उस कंट्रोल रूम में हमारी जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। पहला चैलेंज इसके अंदर ये था कि ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो, उसका कोटा कैसे बढ़े। आसपास जहाँ से हमको मिल रही थी, जिसमें पानीपत है, रुड़की है, देहरादून है, बद्दी से भी कुछ दिन हमको ऑक्सीजन मिली, भिवाड़ी से हमको ऑक्सीजन मिली, लेकिन जब ये ऑक्सीजन कम पड़ने लगी तो नॉर्थ ईस्ट से, खास करके उड़ीसा प्रांत से हमको जो स्टील प्लांट्स जितने हैं वहाँ से ऑक्सीजन की उपलब्धि हुई, ताकि 70 मीट्रिक टन वहाँ से प्रतिदिन का कोटा हमको मंजूर हुआ है। पहला चैलेंज कोटा मंजूर कराने का था। दूसरा चैलेंज दूरस्थ स्थानों से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इस ऑक्सीजन को लाने का था। उनके लिए हमने 20 टैंकर प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहाँ से लाया जाता है, और खाली टैंकर यहाँ से हवाई जहाज़ के द्वारा हम प्रतिदिन भेजते हैं। और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हम इसके अलावा फ्री मार्केट से भी जितनी ऑक्सीजन हमको मिलती है वो हम प्राप्त करते हैं। एमएसएमई के कुछ प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यानी एरिया को इंडस्ट्रियल के पर्पज़ के लिए जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, उसको भी डाइवर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन का और उपयोग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिए हैं। ऐसी भी 15 मीट्रिक टन हरियाणा की अलग से हमको ये ऑक्सीजन ये मिल रही है, ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो पीएसए तकनीक के ऊपर आधारित ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट भले ही छोटे होते हैं, जिसमें एक पीएसए प्लांट में 0.37 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन हमको मिलती है, वो भी 6 ऑक्सीजन के ऐसे मिनी प्लांट्स ये हमको मिल गए हैं, जिसमें से 4 ये चालू हो चुके हैं, एक आध दिन में 2 और भी चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 180 पीएसए प्लांट्स की एक ऑर्डर हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है, वो भी शीघ्र विदेश से मंगवा करके और वो हमको मिलेंगे। इस गैस को यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाने के बाद अगला जो चैलेंज होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़िले में और ज़िले के बाद हॉस्पिटल्स में, और इसके लिए जो अलग अलग सप्लायर हैं उन्होंने उसको सिलेंडर्स में भरने के ये व्यवस्था की हुई है। ऐसी 13 जिलों में 22 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है,
और सिलेंडर भर करके फिर दूर दराज जो भी हॉस्पिटल है उनमें पहुंचाया जाता है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग संख्या के हिसाब से उनका कोटा निर्धारित किया है। जब भी अचानक किसी हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती है तो उसका कोटा भी बदलना पड़ता है। और ये लगातार दिन रात 24 घंटे हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है पंचकुला में ही, उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को सारा संचालन करते हैं और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए। हर ज़िले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज़्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए। और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इसको तैयार करके दिया है और कहीं भी कोई कठिनाई ना आए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सब लोग मिल करके यदि इस महामारी का मुकाबला करेंगे तो इस महामारी से हम लड़ पाएंगे, इसको महामारी को हरा पाएंगे, हम स्वयं जीत पाएंगे। ये भाव अपने को मन में रखना है। तो इसके लिए जितने काम एक एक करके हम कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था है, समाज के लोगों के ऊपर खर्चा ना पड़े इसकी व्यवस्था है, ये सब हम कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण काम और है जिसको हमको सबको मिल करके करना है और विशेष तौर पर विपक्ष के लोगों को मैं विशेष आग्रह करूँगा, वो है इस बीमारी का जो डर बैठाने का काम कर रहे हैं वो कोई भी ना बैठाए। अगर डर बैठाने का काम ने कर दिया तो इस बीमारी से पार पाना बहुत कठिन होगा। हम सब पॉजिटिव बातें आगे लाएं। बीमारी खतरनाक बहुत है, कोई मालूम नहीं ये कब रुकेगी, कहाँ तक जाएगी। पहली वेव के बाद दूसरी वेव, बहुत लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं, कहीं तीसरी वेव ना आ जाए, कहीं चौथी वेव ना आ जाए। मेरा कहना डरने के बजाय हमको इतना साहस रखना है कि जब आएगी उस समय तैयार रहेंगे उसका मुकाबला करने के लिए भी। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। तो ये साहस लेकर के हम चलेंगे, निश्चित रूप से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ ये बीमारी पैर पसार रही है, कहीं ना कहीं प्रभावित ज़्यादा हो रहे हैं लोग। ये बात ठीक है कि आखिर बीमारी तो कहीं भी जा सकती है। शहरों के लोग जागरूक होने के नाते कहें या वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा इस नाते से उसका लाभ उठाने की बात कहें। ग्रामीण क्षेत्र में कई बार थोड़ा निडरता भी है, थोड़ा उनकी इम्यूनिटी का जो स्ट्रेंथ है वो शहरी इलाके से ज़्यादा भी है। निर्भीक होकर के आज भी कहते हैं कि कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मेरा सबसे कहना यह है कि ये कोरोना अगर आगे बढ़ता है तो इससे इतना भी भिड़ना नहीं है कि हम इसकी परवाह ना करें। हमने सावधान होकर के अपना बचाव करना है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से प्रोग्राम चलाने के लिए मैंने कल ही हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है। एक पैकेज वो तैयार कर रहे हैं, प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में पहले ट्रेनर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो ट्रेनर्स को एक मॉड्यूल बना करके देंगे कि कुछ लोगों को ट्रेन किया जाए ताकि गांव-गांव में जा कर के वो प्रचार कर सकें और एक प्रारंभिक जांच के कैंप लगा सकें। प्रारंभिक जांच के कैंप लगाकर हर ऐसा व्यक्ति जिसको थोड़ा बहुत भी लक्षण है, लक्षण नहीं भी है, तो संभव हो तो हर व्यक्ति ये मान करके पता नहीं इसको भी कोविड हो सकता है, कोविड नहीं है ये गारंटी से कोई कह नहीं सकता है। कई बार व्यक्ति को पता नहीं लगता है और वो कोविड हो भी जाता, ठीक भी हो जाता। हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और आज भी जो सर्वेज हुए हैं उस सर्वे में ऐसा कहते हैं कि 40% लोग तो हो ही चुके हैं कोविड अफेक्टेड। हालांकि संख्या हमारी अस्पतालों की या टेस्टिंग की इतनी नहीं बता रही है, लेकिन बहुत लोग हो गए हैं। ऐसे सब लोगों का टेस्ट करने के लिए हम कैंप लगाएंगे। जो बहुत माइल्ड नेचर का जिनको कोरोना लगता है, हो गया होगा, उसको घर में रह करके कैसे ठीक हो सकता है उसकी जानकारी देंगे, उसका प्रचार करेंगे। जो मॉडरेट टाइप है उसकी पहचान होने के बाद जो लोकल डिस्पेंसरीज हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, उनको उनकी देखभाल करने के लिए रेफ़र करेंगे। और जो सीवियर हैं, बहुत गंभीर तरह के अगर पहचान होती है तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइज करा करके, जितने हॉस्पिटल की व्यवस्था हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे और बढ़ेगी, वहाँ ले जा कर के उनका इलाज कराने के लिए हम करेंगे। तब जाकर ये चक्र टूटेगा। अगर ये चक्र टूटता नहीं है तो कोई भी किसी के साथ संपर्क आने के बाद वो इस चक्र में फंस सकता है।
तो इसलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए एक सामूहिक प्रयत्न करना है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग लगे हैं और हम भी सबके सुझाव लेकर के जो जो चीज़ हमारे ध्यान में आती है उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और किसी चीज़ में पीछे न रहें। ये हरियाणा प्रांत सामूहिक अपने प्रयत्नों के माध्यम से आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को कर रहा है। हमारे जो गरीब लोग हैं उनको राशन ठीक से मिले। प्रधानमंत्री जी ने 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति 2 महीने के लिए घोषणा कर दी है। इसका वितरण और जो पहले से राशन दिया जाता है उसका वितरण हम वॉलंटियर्स जैसे पिछले साल लगाए थे, ऐसे वॉलंटियर्स उनको भी संपर्क करेंगे जो पिछले बार थे। नए वॉलंटियर्स को भी रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि घर घर डोर डिलीवरी का जो हमारा मैकेनिज्म है इस मैकेनिज्म को फिर सुदृढ़ करेंगे ताकि लोग बाहर ना निकलें, बल्कि ये जो एक प्रकार से वॉलंटियर्स हैं इनको पास बना के देंगे और ये पासेस लेकर के और जा कर के घर घर में चीज़ वितरण करें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और इसमें जो चीज़ों की महंगाई हो गई थी इसके लिए हमारे फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट ने रेट लिस्ट ये भी जारी कर दी है कि हर वस्तु एक रेंज दिया है, इससे लेकर के इसके बीच में ही वो बिकनी चाहिए, इससे ज़्यादा रेट नहीं लगना चाहिए। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, पिछली बार भी हमने एक विशेष अभियान चलाया था डिस्ट्रेस राशन टोकन DRT, उसी को फिर लागू करेंगे। रजिस्ट्रेशन कराएंगे कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी उसी प्रकार से 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन जो है वो फ्री में दिया जाएगा। ये भी हमारी ओर से और लगातार इसको चालू करेंगे। जो हर दिन की होती हैं उसी हिसाब से पूरी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग साथ भी करते हैं और जो भी सहयोगी हैं उन सब के साथ मिलकर के योजना बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं पिछले दिनों में प्रदेश के 17 जिलों में होकर आया हूँ। सब जगह पर व्यवस्थाओं का आंकलन ये मैंने किया है, चाहे वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे वहाँ बेड्स की संख्या हो, अथवा एम्बुलेंस की कुछ शिकायतें मिली, दवाइयों की उपलब्धता ये शिकायतें मिली, आवश्यक सामान इसके रेट्स इनकी शिकायतें मिली, कहीं कहीं डॉक्टर्स कम हैं ये शिकायत मिली। तो ऐसा इस बढ़ती हुई बीमारी में स्वाभाविक है, हर जगह जितनी तैयारी हमको सोच करके कर लेनी चाहिए थी उतना करने का तो हमको मौका इसलिए भी नहीं मिला। जैसे मैंने पहले कहा था कि बरसात में बाढ़ का अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन सुनामी का अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। इसलिए जो सुनामी आई है, पिछली बार की जो पहली वेव थी उससे भी लगभग 4 गुना से ज़्यादा केसेस आने लग गए हैं और अभी बढ़ रहे हैं, घटना शुरू नहीं हुए। पिछले 2 दिन में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन कल की संख्या फिर ज़्यादा आई थी। तो ये हम आगे एक प्रकार का जो बढ़ने का ये क्रम है ये रुक नहीं रहा है। विशेषज्ञों की ऐसी एक राय सामने आ रही है कि ये हमको अभी 15 मई तक और थोड़ा सा बढ़ोतरी की तरफ ये चलेगा और शायद 15,000 तक भी संख्या प्रतिदिन की ये कोरोना पॉजिटिव की आ सकती है। अब एक प्रकार का जो जिस गति से आगे बढ़ रहा था, पॉजिटिविटी रेट जितना आ रहा था उस गति से तो शायद नहीं है, लेकिन फिर भी अभी डाउन ट्रेंड इसका नहीं है। 15 मई के बाद इससे अपेक्षा की जा रही है कि ये डाउन ट्रेंड आ सकता है। तो उस नाते से हमने जो तैयारियां की हैं उसके कारण से उसके परिणाम थोड़े देखने को मिल रहे हैं कि जैसा हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, बहुत प्रांतों की अपेक्षा हम उसमें सुधार में हैं। बहुत प्रांतों में तो 3% तक भी मोर्टेलिटी रेट चला गया है, लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी व्यवस्थाओं ने कुछ उसमें सुधार किए हैं जिसके कारण से मृत्यु दर हम अपनी कंट्रोल कर पाए हैं। और आज की डेट में अगर कहें तो 0.88% ये हमारी मृत्यु दर ये आंकी जा रही है। हमारे यहाँ टेस्ट जो हैं वो भी हर 10 लाख के पीछे 3 लाख टेस्ट हो चुके हैं। ये निरंतर बढ़ रही है हमारी गति, लगभग 50,000 हर दिन ये करने की हमारी बनी है। हम अभी जो टेस्ट कर चुके हैं लगभग 30% लोगों का ये टेस्ट हो चुका है। हमारी जो टेस्टिंग लैब्स हैं इसको भी हमने बढ़ाया। जो पिछले वर्ष 12 टेस्टिंग लैब थी, अभी वो इस वर्ष बढ़कर के 40 हो गई हैं। आज ही 8 और नई टेस्टिंग लैब बनाने के लिए और हम लोगों ने अपनी फाइल को यानी आगे बढ़ाया है ताकि वो जल्दी हम 8 ये लैब्स इसको भी पूरा कर सकें।
हमारे जो बेड्स की संख्या है वो भी अब बढ़ा दी गई है। जो पिछले साल इसी अप्रैल में 8,700 बेड्स थे, आज वो 22,429 बेड्स ये हमारे पास हैं। तो इस प्रकार जो दरें हैं वो भी पिछली बार टेस्ट की दर जो लगभग 4,000 रुपया ये शुरू में हुई थी, अब वो 450 रुपये में और ये जो टेस्ट हैं ये हो रहे हैं।